इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, क्रूड ऑयल की तेजी, ग्लोबल टेंशंस और ऊपर से एफआईआई सेलिंग्स। सिग्नल्स थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन इस गिरावट के बीच हफ्ते के अंतिम दिन गुरुवार को आईटी स्टॉक्स में आई रिकवरी कुछ अलग संकेत दे रही है। नमस्कार, मैं हूं विनीत और अगले कुछ मिनटों में हम डिकोड करेंगे इस हफ्ते का मार्केट, अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी। ये भी जानेंगे कि ऐसे माहौल में आपको क्या करना चाहिए। इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी के पूर्व संपादक विप्लव राही जी। सर, तो हमारा पहला सवाल ये है कि इस हफ्ते बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। मार्केट की ओवरऑल पिक्चर को आप कैसे समराइज करेंगे? ये हफ्ता विनीत जाहिर तौर पर काफ़ी वोलेटाइल रहा। सेंसेक्स करीब 2.6% और निफ्टी भी 2.5% करीब गिरा। इससे पता चलता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो डोमिनेट करता रहा पूरे हफ्ते। लेकिन वीक का जो लास्ट डे था गुरुवार, उस दिन आईटी स्टॉक्स की वजह से खास तौर पर रिकवरी देखने को मिली आधे दिन के बाद सेकेंड सेशन में। लेकिन फिर भी ओवरऑल सेंटिमेंट वीक ही माना जा सकता है। कुल मिला के दिख ये रहा है कि मार्केट अभी प्रेशर में है, लेकिन सेलेक्टिव पॉकेट्स में बाइंग लास्ट डे नजर आई। विनीत, अच्छा, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या रहे? दो बड़े ट्रिगर्स माने जा सकते हैं। पहला तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को लेकर जो हलचल रही वो, और उसी से जुड़ा हुआ उसका जो मूल कारण वेस्ट एशिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ईरान और इसराइल के बीच जो जंग है, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। ये जो अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ी वजह रही, जिसके कारण ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट जो है वो प्रभावित हुआ है। और इसके साथ साथ एफआईआई सेलिंग का प्रेशर भी बना हुआ है। इसके कारण भी मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। विनीत, बिल्कुल। अच्छा सर, सेक्टरल लेवल पर इस हफ्ते क्या ट्रेंड देखने को मिला है? सेक्टोरल लेवल पे देखें तो काफ़ी डाइवर्जेंस नज़र आया। वैसे आईटी स्टॉक्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक वगैरह वीक के अंत में वो उन्होंने आउट परफॉर्म किया, जो कि लार्जली अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन के चलते ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ फार्मा, बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है उन पर प्रेशर नज़र आया। तो इससे कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि अभी ब्रॉड बेस्ड रैली जैसा सिग्नल नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव पॉकेट्स में सेक्टोरल लेवल पे अलग अलग परफॉर्मेंस की संभावना नजर आ रही है। विनीत, अच्छा, ये एक ये बात भी हम सभी जानना चाहेंगे कि मैक्रो इंडिकेटर्स से क्या संकेत मिल रहा है? मैक्रो इंडिकेटर्स एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। फैक्ट्री ग्रोथ डेटा जो है बड़ा कंसर्न है, और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई करीब 4 साल के लोएस्ट लेवल पर है। इससे भी संकेत मिलता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम थोड़ा धीमा हो रहा है। अगर ये ट्रेंड बना रहा तो अर्निंग्स आउटलुक पर भी इसका असर शायद देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। विनीत, जी। अच्छा, ये ग्लोबल मार्केट्स का इस हफ्ते क्या असर देखने को मिला है? क्योंकि उठा-पटक तो हमने लगभग पूरी दुनिया में देखा है, तो इसका कितना असर है? ग्लोबल क्यूज जो हैं इंडियन मार्केट के लिए मिक्स्ड रहे हैं। यूएस में एस&पी 500 में रैली नजर आई। वो जो रैली थी, इसका मुख्य कारण अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में जो डी एस्केलेशन के एक्सपेक्टेशंस बीच बीच में नजर आते रहे कि ये जंग खत्म होने की तरफ है। मतलब कुछ समय के लिए कोई स्टेटमेंट आया ट्रंप का, उससे ऐसा लगा। लेकिन दूसरी तरफ मिक्स क्यू इसलिए है कि डाउ जोन्स में गिरावट रही। तो इसका भी संकेत यही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी बहुत श्योर नहीं है, बहुत कंफर्म नहीं है आगे के फ्यूचर आउटलुक को लेकर। और इंडियन मार्केट्स को इस कंफ्यूजन ने या मिक्स्ड क्यूज ने वॉलेटिलिटी के तौर पे देखने को मिला इंडियन मार्केट पे इसका असर। ऐसे में अगले हफ्ते के लिए मार्केट आउटलुक क्या दिख रहा है? क्या मार्केट में हाल में देखी गई गिरावट सिर्फ एक टेम्पररी डिप है या फिर करेक्शन की शुरुआत है ये? क्या ये मार्केट डर रहा है या क्वाइटली पोजीशन बना रहा है? विनीत, ओवरऑल सेंटिमेंट कॉशियस है, वोलेटाइल भी है विद स्लाइट बियरिश बायस, यानी थोड़ा सा मंदी की तरफ बायस है। मंदड़ियों का प्रेशर है। लेकिन ब्रोकरेजेस आमतौर पर सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, और जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं आता, मार्केट जो है वो एक दायरे में सिमटा रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, और उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी भी बनी रह सकती है। इन्वेस्टर्स को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए या क्या ध्यान देना चाहिए?
अभी तक का जो संकेत है उसके हिसाब से निफ्टी में 21,900 से लेकर 22,150 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जा रहा है। और अपसाइड की बात करें तो 23,000 से लेकर 23,500 पर बड़ा रेजिस्टेंस बहुत सारे जानकारों ने बताया है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ऐसी है कि जब तक मार्केट डिसाइसिवली लगातार जो है 23,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक कॉशन यानी सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। और इसी स्ट्रेटजी को लेकर निवेशकों को चलना पड़ेगा। विनीत जी, ये अगले हफ्ते से अगर हम देखें तो कौन से ट्रिगर्स मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर? मोटे तौर पर 3 बड़े ट्रिगर जो अभी नजर आ रहे हैं, वो पहला तो ये है कि Q4 की अर्निंग्स की शुरुआत होने वाली है, खासकर आईटी स्टॉक्स में। दूसरा, इन्फ्लेशन डेटा जो है वो आने की उम्मीद है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करीब 3.1% के आसपास रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो ट्रिगर है सारी दुनिया के लिए अभी, वो क्रूड ऑयल प्राइसेस और जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स का है, जो पूरी तस्वीर को बदलने का दम रखता है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है। तो मार्केट का डायरेक्शन काफी हद तक इन 3 चीजों पर आने वाले हफ्ते में डिपेंड करेगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी अभी अगर हम मौजूदा माहौल को देखें तो सेक्टरल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी? सेक्टरल स्ट्रेटजी, ओवरऑल जो मार्केट का माहौल है, सेंटिमेंट्स है, उसको ध्यान में रख के ही कॉशियस तरीके से बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आईटी सेक्टर में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ सकती हैं। लेकिन Q4 जो है वो म्यूटेड रहने के आशंका भी है, तो काफ़ी सिलेक्टिव तरीके से इसमें कोई भी कॉल लेने की ज़रूरत होगी। और ऑटो और सीमेंट में भी कॉशन की सलाह दी जा रही है शॉर्ट टर्म में खास तौर पे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करेगा, तो सबसे वॉलेटाइल सेक्टर भी इसको कह सकते हैं। और लॉन्गर टर्म में सीमेंट और कंजम्पशन थीम्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। कुल मिलाकर ये स्थिति जी अभी नजर आ रही है। जी, चलते चलते सर एक सवाल और ये भी है कि इस माहौल में इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी है धैर्य बनाए रखना, पेशेंस और डिसिप्लिन। ये 2 चीजें हैं, ये ऐसा मंत्र है जो इन्वेस्टर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। और मार्केट जो है कुल मिला के ओवरसोल्ड जोन में है एक मायने में, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI अभी 29 के आसपास है, तो इसमें टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटीज भी देखी जा रही हैं। लेकिन किस ओवरऑल जो एक मैक्रो माहौल है दुनिया का, भारत का, सब जिस तरीके से खास करके जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए, उसमें अभी एग्रेसिव बाइंग किसी भी तरह की उसकी सलाह नहीं दी जा सकती। बेटर स्ट्रेटजी यही होगी कि आप जो है वेट करें, और जिनको बाइंग करनी है तो स्टैगर्ड ढंग से, यानी थोड़ा थोड़ा करके क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव बाइंग का ये माहौल अभी नहीं है। यानी यानी कुल मिलाकर बाजार में वोलेटिलिटी अभी बनी रहेगी, लेकिन इसी वोलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटीज भी छिपी है, मौके हैं, बस टाइमिंग और डिसिप्लिन सही होना चाहिए। आप कुछ और सलाह देना चाहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख यही है, मार्केट फिलहाल जो है कन्विक्शन के स्टेज में नहीं है, कंफ्यूजन के स्टेज में है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो बनी हुई है, वीक मैक्रो सिग्नल्स का की आशंका भी बनी हुई है, और FII सेलिंग का प्रेशर भी जारी है। तो ये सारी चीजें मिल करके वॉलेटिलिटी को फ्यूल कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में आप बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव होकर के नहीं चल सकते। तो कुल मिलाकर के आपको संभल कर ही चलना होगा। लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बीच में भी सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, खास करके ऐसे सेक्टर्स में जहां अर्निंग और विजिबिलिटी मजबूत है। तो शॉर्ट टर्म में कुल मिला के स्ट्रेटजी क्लियर है, सेल ऑन राइज, बाय विद डिसिप्लिन। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सलाह ये रहेगी कि ये फेज पैनिक का नहीं है, प्रिपरेशन का है। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि मार्केट कई बार क्लैरिटी से पहले कंफ्यूजन बढ़ा देता है, और जो इस कंफ्यूजन के फेज में सही फैसले करते हैं, अगली रैली में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास रहती है, वही आगे निकल पाते हैं। तो ये बनाए रखें इस तरह का अप्रोच, और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि इस बारे में आपकी राय क्या है, आप इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को लेकर के क्या सोचते हैं। बाजार से जुड़े ऐसे अपडेट और विश्लेषण के लिए बोले भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना याद रखें। और अभी के लिए इतना ही।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मार्केट डिकोड के साथ।